Hello guys, now we are going to discussing new topic protein. Protein are the main structural component of the body. These are the primary requirement for growth. Beside forming a structural component, protein are required for the proper execution of all biological process in the form of enzyme and the very other way. Protein were discovered by J.J. Berzelius. The term protein was coined by J.J. Mulder. It is derived from Greek word proteos, which means first or primary. Chemically, protein are the polymer of amino acid. Various amino acids are joined together with the help of peptide bond to form protein. That's why in my last class, myself also discuss amino acid. The size and molecular weight of protein are vary greatly, and protein is the most important macrobiomolecule of this earth. हाँ, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का लिस्ट। क्योंकि पीछे के दिन में हम लोगों ने एमिनो एसिड के बारे में जाना था और उस एमिनो एसिड के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों से हुई थी, लेकिन एक टॉपिक पर हमने पूरी तरह से डिस्कशन नहीं किया था, वह था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वैसे आप जानते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो मनुष्यों के शरीर में नहीं, पौधों के शरीर में पैदा होते हैं। यहाँ पर एक परेशानी आती है आप लोगों के सामने, एसेंशियल एमिनो एसिड के नाम को याद रखना। बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार एसेंशियल एमिनो एसिड और सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन या आप ट्रिक कह लें दिया हुआ है, पीबीटी टीम हॉल। इसमें 10 लेटर है और ये 10 लेटर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। P स्टैंड फॉर फिनाइलएलानिन, V फॉर वैलिन, T फॉर ट्रिप्टोफान, अगेन T फॉर थ्रियोनिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथियोनिन, हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन, L फॉर ल्यूसीन एंड L फॉर लाइसिन। जैसा आप याद करें, पीछे भी मैंने बताया था कि 8 ही एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, बाकी हिस्टिडीन और अर्जिनिन को हम लोग सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं या इसे डिस्पेंसिएबल अमीनो एसिड कहते हैं। इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने लाल कलम से टिक किया है। एसेंशियल अमीनो एसिड की चर्चा में बार बार क्यों कर रहा हूं, यह बात आपको आगे पता चलेगा। अब इसके बाद अगली स्लाइड पर हम लोग आते हैं, जहां ये देखेंगे दो एडजेसेंट अमीनो एसिड आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं और जुड़ने से
जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड आपस में जब जुड़ेंगे तो उससे एक हेट्रोपॉलीमर का निर्माण होगा और यही हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन कहलाता है, जो कि आपके लिए आवश्यक है। और आज आप उपस्थित हैं प्रोटीन के बारे में जानने के लिए। हाँ, तो अब हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड एंड बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड। ऊपर में लिखा हुआ कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय लिंकिंग इंडिविजुअल अमीनो एसिड to go together through peptide bond. A peptide bond is a amide bond formed between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of the second amino acid, as shown below. This process can be repeated to form polypeptide chain of indefinite length. This is the reaction catalyzed by the ribosome during translation. मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का निर्माण के लिए एमिनो एसिड मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट के रूप में यूज होता है। तो यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आखिर में एक से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो वहां फिगर में आप दिख रहा है आपको कि दो एमिनो एसिड साइड बाय साइड बना हुआ है। एक पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सी टर्मिनल दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो टर्मिनल के पास पहुंच रहा है। कार्बोक्सी टर्मिनल का OH एमिनो टर्मिनल का H आपस में मिलकर वाटर बनाएगा और वाटर वहां से रिमूव कर जाएगा और इस प्रकार नीचे आप दिख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, जिसको हमने डार्क कलर से दिखाया है कि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और इस प्रकार यह दो एमिनो एसिड के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इस प्रकार अब रिजल्टिंग कंपाउंड का नाम क्या होगा? डाइपेप्टाइड। कई बार सवाल पूछा जाता है कि डाइपेप्टाइड में एमिनो बॉन्ड कितने हो, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तो एक होंगे। एम्स में एक बार सवाल पूछा गया कि 40 एमिनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? तो सब लोगों ने लिख दिया 20, लेकिन क्या होगा? 40 माइनस 1 39 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। यह हमेशा आप याद रखें। एक दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो डाइपेप्टाइड तभी टूटेगा जब एक मॉलिक्यूल वो वाटर लेगा, कंज्यूम करेगा, तब वो दो एमिनो एसिड बना देगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए आगे स्लाइड पर हम लोग फिर देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे के स्लाइड पर ये देख रहे हैं कि ओलिगोपेप्टाइड। अभी हम लोगों ने डाइपेप्टाइड बनाया था, अब हम ओलिगोपेप्टाइड के बारे में देख रहे हैं। तो आप देखिए कि ओलिगोपेप्टाइड जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर ओलिगोपेप्टाइड का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। वहां 5 एमिनो एसिड को मैं जोड़ रहा हूं। पहला एमिनो एसिड सेरीन, दूसरा ग्लाइसिन, तीसरा ट्रायोसिन, चौथा एलानिन और पांचवा ल्यूसीन, जिसको हम लोग कहते हैं SGL। और ये पांचों एमिनो एसिड जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो पहला एमिनो एसिड का एमिनो टर्मिनल दिख रहा है। तो किसी भी प्रोटीन में या किसी भी ओलिगोपेप्टाइड में जो पहला एमिनो एसिड होगा तो उसको कैसे आप जानेंगे? उसका एमिनो टर्मिनल दिखता रहेगा और उसके बाद 4 पेप्टाइड बॉन्ड शेडेड दिख रहे हैं, यानी पीछे की बात मेरी यहां साबित हो रही है कि 5 एमिनो एसिड के बीच में 4 पेप्टाइड बॉन्ड। तो यह ओलिगोपेप्टाइड की आपने संरचना देखी। लास्ट वाले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, फर्स्ट एमिनो एसिड का
एमिनो ग्रुप फ्री है। और यह जो सिंथेसिस पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, एक्चुअली ये पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण करने की क्षमता जिस एंजाइम में होती है वो एंजाइम राइबोसोम पर पाया जाता है, जो की बात मैं फिर फर्दर आगे स्लाइड पर दिखाऊंगा। अब आप लोग देख रहे हैं अगले स्लाइड पर कि हम जो पेप्टाइड बॉन्ड की चर्चा पीछे किए थे, उस पेप्टाइड बॉन्ड के रोटेशन पर यहां बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी केमिस्ट्री का सहारा मैं लूंगा यहाँ। आप ये बात जानते हैं कि एमिनो एसिड में सेंट्रल कार्बन या सेंट्रल एटम कार्बन है, तो वह जो कार्बन है वो कार्बन से फिर नाइट्रोजन और अगले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड की एंगल क्या होती है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फिगर में आप देख भी रहे हैं, स्लाइड पर आपको दिख रहा है, तीन तीन फिगर एक साथ दिख रहे हैं, और यही बात हमने बताने के लिए कोशिश किया है। तो उसमें जो सबसे किनारे में फिगर देख रहा है, उसमें हमने इंडिकेट किया है दो तरह के एंगल को। एक को हमने कहा है साई एंगल और दूसरे को कहा है फाई एंगल। इंडियन वैज्ञानिक रामाचंद्रन साहब ने इस पर बहुत सारा काम किया था एंगल पर, और वास्तविकता ये थी कि रामाचंद्रन साहब वास्तव में फिजिक्स के आदमी थे, जो कि इंग्लैंड में लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक के संपर्क में आए। और लाइनस पॉलिंग वैज्ञानिक जो थे वो केमिकल बॉन्डिंग के लिए मशहूर हैं, और उन्होंने सबसे पहले बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स नामक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बॉन्डिंग पैटर्न को बताया था। उनसे ये इन्फ्लुएंस होकर कोलाजन फाइबर के अंदर बॉन्डिंग पैटर्न को बताया और फाई और साई एंगल के महत्व को समझाया। वैसे रामाचंद्रन साहब अपने प्लॉट के लिए काफी मशहूर है, जिसे हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं। तो खैर ये आगे की बात है, लेकिन यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो लीनियर नहीं होता, उसकी ओरिएंटेशन लीनियर नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो कार्बन की होगी वो टिल्ट करेगी, और इसके टिल्टिंग से ये दो तरह के एंगल पैदा होंगे, फाई एंगल और साई एंगल। इसलिए कभी भी हम लोग यह नहीं कल्पना करते हैं कि प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड का चेन होगा वो लीनियर चेन होगा, वो वेवी होगा। अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि वेवी नेचर क्यों है उसका? ड्यू टू द टॉर्सन ऑफ साई एंड द फाई एंगल। आगे के स्लाइड पर फिर हम लोग इस बात को समझेंगे। अब आपको प्लॉट पर दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट को आप देखें, तीन कलर से हमने तीन बातें लिखा है। मैं लिखता हूं कि द रेड रीजन corresponding to combination where there are no steric class, that is, there are the allowed region, namely the alpha helix and beta pleated sheet conformation। यानी जो रेड रीजन रिफ्लेक्ट कर रहा है प्लॉट में, वो अल्फा और बीटा हेलिक्स के कन्फॉर्मेशन को बता रहा है। फिर आपको यहाँ पर समस्या होती होगी कि सर बार बार क्यों आप अल्फा और बीटा बोल रहे हैं, हम लोग समझ नहीं रहे। थोड़ा देर पेशेंस रखिए, मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ। उसके नीचे दूसरा पॉइंट एलो रीजन के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि एलो रीजन जो है वो वेंडर वाल रेडियई के बारे में इंडिकेट करता है। हाँ, अब ये वेंडर वाल रेडियई क्या है? वेंडर वाल फोर्स आपने पढ़ा होगा। तो वेंडर वाल फोर्स लगने के लिए रेडियई की जरूरत होती है, उसके रेडियस की जरूरत होती है। उस रेडियस को दिखा रहा है वो येलो कलर। उसके नीचे सबसे लास्ट में मैं लिखता हूं कि दिस ब्रिंग आउट ए एडिशनल रीजन विच करस्पॉन्डिंग टू द लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। यानी अल्फा हेलिक्स के टॉर्सन राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होता है। खैर, इन बातों से मैं आगे इसकी चर्चा फिर करूंगा, लेकिन जो यहाँ मुख्य बात दिखाना है वो प्लानर स्टेट दिखाना है कि देखिए
ओलिगोपेप्टाइड किस तरह से उसका चेन अरेंज हुआ है और टॉर्सन देखिए एंगल का, क्यों वो वेवी बनता है। तो ये ध्यान देंगे कि ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का चेन, बार बार मैं कह रहा हूं, वो लीनियर नहीं होगा, वेवी होगा। और उसे ही हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को नेसेंट प्रोटीन कहते हैं, नवजात प्रोटीन कहते हैं, शिशु प्रोटीन कहते हैं। और यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। आगे देखिए।